सी टेट 2023 के लिए ईवीएस की क्लास जो है लगातार चल रही है। ये पार्ट 4 है। इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी है जो सभी की प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला सवाल है, एक पश्मीना सोल लगभग 1.5 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना सोल को बुनने हेतु कितना समय लगता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पश्मीना सोल जो है लद्दाख और कश्मीर में होता है, तो पूछ रहा है कि एक पश्मीना सोल कितने स्वेटर के बराबर गर्म होता है और उसको बुनने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए एक पश्मीना सोल जो है वो 10 स्वेटर के बराबर होता है और उसको बुनने में जो है वो 200 घंटा लगता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 10 स्वेटर के बराबर और 200 घंटा। तो पहला का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी आंसर देते चलिए कमेंट में। नेप्थलीन एक ऐसा पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेप्थलीन एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक घड़े नुमा आकार का ऐसा होता है जो छोटे छोटे कीड़ों को अपने अंदर में टान लेता है और खा जाता है। तो ये पूछ रहा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। यह हमारे देश में जो है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है अलबरूनी से। अलबरूनी से भी एक जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अलबरूनी किस देश से आया था? अलबरूनी जो है वो आया था उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। आप लोग भी वीडियो रोक करके आंसर दे दिया कीजिए कमेंट में, अगर आप सभी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो साथ में साथ। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा आज का है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब ये 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इन चारों में से आपको डिफरेंट कौन है वो आपको यहाँ पर चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं बताता हूँ। ग्रीस, पेट्रोलियम और पैराफिन, ये जो है ये सभी एक ही क्रिया से बनती है। पेट्रोलियम पदार्थ ही है ये तीनों, लेकिन जो कोयला है वो कार्बनिक पदार्थ है, ये अलग क्रिया से बनती है। तो यहाँ पर हमसे भिन्न पूछा था, तो यहाँ भिन्न होगा कोयला, क्योंकि ये तीनों जो है वो एक ही है। ये पेट्रोलियम पदार्थ है लेकिन कोयला यहाँ पर अलग है। तो हमारा 4 का आंसर हो जाएगा 3, कोयला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मतलब बिहार में जो मधुमक्खी पालन होता है वो किस समय जो है, किस महीने में जो है वो शुरू किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो बिहार में जो है मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। ये जो है इसका आंसर आएगा अक्टूबर से दिसंबर, बिहार में मधुमक्खी पालन शुरुआत होती है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कांसा, ये अलॉय से क्वेश्चन एक जरूर आती है। कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था, सही कथन चुनिए। गोलकुंडा किला का एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कांसा जो है किससे मिलकर बनता है आपको पता है? कांसा जो है वो बनता है तांबा और टीन का। तांबा और टीन से मिलकर के बनता है कांसा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 1। मतलब कांसा जो है किससे मिलकर बनता है? तांबा और टीन से मिलकर के कांसा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से क्या होता है? मान लीजिए एक खेत है, आप उसमें एक ही फसल बार बार उगा रहे हैं, मतलब धान उगा रहे हैं तो हर बार धान ही उगा रहे हैं, ठीक है, और उसमें खाद डालते जा रहे हैं, तो वो मिट्टी क्या होगा? एक दिन उसका उपजाऊ खत्म हो जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए वो ज़मीन जो है बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 4, बंजर हो जाएगी, क्योंकि एक ही फसल लगाने से बंजर हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए? हर बार अलग अलग, कभी मक्का कभी धान, ऐसे करके अलग अलग लगानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों को विशेषताएं चुनिए। मकान से क्वेश्चन एक जरूर आती है, चाहे वो किसी स्टेट का पूछ ले। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लेह और लद्दाख के घर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें बनती है, वहाँ ढाल छतें होती हैं। निचली मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती है। मान लीजिए 2 मंजिला घर है तो निचली वाले में क्या खिड़की नहीं होती है। मिट्टी
पत्थर और चूने से बनी दीवारें, ये क्या मिट्टी पत्थर और चूना से दीवारें जो है वो बनती हैं? लकड़ी के फर्श होती है, वो फर्श जो है वो लकड़ी की होती है। तो देखिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर आएगा ए बी डी। पेड़ के तनों से लकड़ी की ढालू, ये सच है। निचली मंजिलों में कोई खिड़कियां नहीं होती है, ये सच है। और यहाँ पर जो लकड़ी के फर्श जो है वो फर्श वो लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन जो सी है वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ का जो दीवार है वो पत्थर से बनते हैं। ये चूना और मिट्टी से नहीं बनते, पत्थर से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 2 ए बी डी। ए बी डी। पेड़ ढालू होते हैं, छत ढालू होते हैं, निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। कहाँ के? लेह और लद्दाख के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा की निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात हो रहा है जो कक्षा में अव्वल है, मतलब एक तेज विद्यार्थी है, तो उसे बोला जाता है बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश को संकल्पना को सीखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण या अभिसारी। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चा तेज है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन होगा अपसारी चिंतन। उसमें क्या है? एक अपसारी चिंतन है, तभी वह सभी चीज़ों का अच्छी तरह से सीख लेता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। कौन सा? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा यूज करें जो बच्चे का आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका है? तो देखिए, किसी भी बच्चों का आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पोर्टफोलियो। क्या होता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जो सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है, आगे का पीछे का, वो बच्चा कैसा बिहेव है, वो पढ़ने में कैसा है, सभी चीज़ का डाटा दिया होता है। इसलिए उससे जो है बच्चे का जो है आकलन करना आसान होता है किसी भी टीचर्स के लिए। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य में जो मतलब जो देखने और सुनने दोनों मिले, जैसे कि टीवी हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं शिक्षक को आराम उपलब्ध कराने के लिए। देखिए, कभी भी जो है सीडीपी में जो है कभी भी टीचर की बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा चाइल्ड सेंटर होना चाहिए बातें। ठीक है, प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए और शिक्षार्थियों को दिशा निर्देशन परिवर्तन उपलब्ध कराते। देखिए, यहाँ भी शिक्षक की बात हो रहा है, ये भी गलत, और प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए ये भी गलत। तो यहाँ पर हमारा जो बच्चा, अब कौन बच्चा? 1, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इसलिए। ठीक है दोस्तों, हमारा 11 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, मतलब कौन ऐसा है यहाँ पर ऑप्शन में है जो जिसको छोड़कर पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। ठीक है, कौन ऐसा विधि है? सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने और समस्या समाधान। तो देखिए यहाँ पर है जो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, ये जो है एक और अलग पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की क्या है? एक विधि है। कोई इस जो है यहाँ पर इसके अलावा जो है, और यहाँ कौन है? सिर्फ व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की जो विधि है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, 12 का 3। चलिए आज का हमारा इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन से दोस्तों अच्छी तरह से देखिएगा। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। मतलब किसके अलावा जो है बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। कौन है वो? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन या सांस्कृतिक। तो देखिए यहाँ पर पूछा किसके अलावा बच्चे में विकास का आकार देने, तो यहाँ पर जो शारीरिक गठन जो है वो शिक्षा के अलावा जो है शारीरिक गठन के अलावा
बच्चे विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। मतलब इसके अलावा शारीरिक गठन से शिक्षा में कोई मतलब नहीं है। शारीरिक के किसी का लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वहाँ पर क्या मतलब होना चाहिए शिक्षा में, विकास में? शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति। तो यहाँ पर जो है पूछा था किसके अलावा, छोड़ करके, तो यहाँ पर कौन होगा, किसको छोड़ करके? शारीरिक गठन को छोड़ करके बाकी तीनों जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, 13 का 3, इसको छोड़कर। चलिए दोस्तों, ये आज की हमारी आखिरी क्वेश्चन थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं रोज़ 2 वीडियो ला रहा हूँ, एक CDP का और एक EVS का, जो क्योंकि आपका एग्जाम्स नज़दीक है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और सभी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स को डायरेक्ट देखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।